जुरिक्शन कोई कॉम्युनल क्लैश हो गया है और आपको सूचना मिली है, आप एसडीएम हैं उस इलाके के, और क्या कार्रवाई करें? अब आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपका क्या मेन काम रहेगा? आप किस प्रकार से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? ये बताइए कि राजस्थान टूरिज्म से क्या आप कोई सीख आपके मन में आती है जो बिहार में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? नमस्कार सर। जयप्रकाश जी बैठिए। थैंक यू सर। आप बताएं कि बिहार में रेवेन्यू के क्या क्या चैलेंजेस हैं? सर रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, एज अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात की जाए तो लीकेज भी इसमें हो सकती है। इसके अलावा जो सरकारी भूमियाँ हैं उन पर अवैध अतिक्रमण हो सकता है, उससे भी सरकार को काफ़ी क्षति होती है। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो जैसे म्यूटेशंस आदि प्रोसेस हैं तो उनमें जैसे कि हालांकि डिजिटलीकरण द्वारा प्रयास हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि जो विशेषकर जैसे निवेशक होते हैं तो वो भूमि का अधिग्रहण करते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगने की समस्या इत्यादि चुनौतियाँ भी देखी जाती हैं। इस समस्या का समाधान कैसे हो? बड़ा जटिल समस्या है और विकट बिहार में। सर एज ए अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, एज ए पटवारी कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जैसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है जो यूनियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और राज्यों की सहायता से उसको लागू किया जा रहा है 2016 में। तो उसने काफ़ी हद तक चीज़ें बेटर करने में मदद की है। फॉर एग्जांपल हर स्टेज पर हमने जो जवाबदेही है उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्धारित किया है। जैसे कि पटवारी है या फिर गिरदावर हैं, उनके ऊपर ILR या फिर तहसीलदार सर क्रमिक रूप से उनकी जवाबदेही तय की है कि आपको 7 दिन में फाइल का निपटारा करना है या 15 दिन में, तो उससे कहीं ना कहीं हम त्वरितता बढ़ी है उससे। इसके अलावा सर जो रेवेन्यू जो सैटेलाइट का द्वारा जो गिरदावरी इत्यादि कार्य हैं तो उसके द्वारा जो पारदर्शिता लाई जा रही है कार्यों में, जैसे गिरदावरी होती है तो उसमें डिजिटलाइजेशन से उसे। इसमें डिजिटलाइजेशन में एक चैलेंजेस आ रहा है कि जो डाटा फीड हो रहा है उसकी क्वालिटी सही नहीं है। डाटा की आपका खाता खेसरा है, उसमें जो रकबा दिया जा रहा है वो कम है, कहीं खाता नंबर नहीं है, कहीं खेसरा नंबर नहीं है तो गलत दिया हुआ है। तो जो किसान है वो बड़ा परेशान है, जो पढ़ा लिखा किसान नहीं है, तो उसके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक किया जाए इसको। सर मुझे लगता है कि ये है समस्या है कि अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो जो कागज़ के रूप में जो लैंड रिकॉर्ड थे उनमें और कई बार विसंगति देखी जाती है। लेकिन इसके लिए सरकार है जैसे कैंप विशेष अभियान चला के जो रूरल लेवल पे या कई गाँव के समूह में एक कैंप लगा के उसमें सहायता कर सकते हैं किसानों की। इसके अलावा जो शुद्धि की प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स की, उसमें भी चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा, ये रेवेन्यू के अलावा बिहार सरकार कुछ फार्मर सेंट्रिक अभियान भी चला रही है जिससे कि फार्मर्स को फ़ायदा हो, सुविधा हो, तो कुछ पता है? कुछ ऐसी स्कीम कुछ है जो फार्मर्स के लिए है? सर इसमें अम्ब्रेला रूप से देखा जाए तो 7 निश्चय योजना के तहत विभिन्न सेक्टर्स पर ध्यान दिया जा रहा है। उसमें विशेषकर जैसे कृषि क्षेत्र है उसको भी एक प्रमुख उद्देश्य बनाया गया है। उसमें सरकार का मुख्य ध्यान ये है कि एग्रीकल्चर तो पोटेंशियल है ही बिहार की, उसमें बेटर चीज़ें की जाएँ, विशेषकर सस्टेनेबल उसको बनाया जाए, जैसे जैविक कृषि इत्यादि हो गया। इसके अलावा जो अलाइड सेक्टर हैं कृषि के, जैसे एक प्रकार से मत्स्यन हो गया, डेयरी हो गया, उसके लिए अभी डिपार्टमेंट। तो आप कुछ स्कीम के नाम बताएं जो क्या क्या स्कीम है जो कि फार्मर्स के लिए किए गए हैं बिहार में? जी सर,
सर जैसे मखाना है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ कैपिटल सब्सिडी दी जाती है अगर मखाना किसान हो गया, ठीक इसके है। अलावा जैविक कृषि कॉरिडोर हो गया जो कि गंगा नदी के किनारे जो जिले हैं उनमें एक प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि में सर जैसे सीड्स होते हैं वो क्वालिटी सीड्स मिल सके, मिनी किट्स उनको वितरण करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो जैसे उसमें सेंटर के सहयोग से जैसे कोसी मिची परियोजना है तो उससे लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है उसमें सिंचाई का विस्तार हो सकेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कृषि की उत्पादकता है उसमें किसानों की मदद कर पाएगी। बिहार में कुछ सुरक्षा की चुनौतियां भी हैं, तो क्या क्या चुनौतियां हैं, उसको कैसे समाधान किया जाए उसको? निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर बिहार में एक प्रकार से सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी करता है और उसके लिए जैसे कानून प्रवर्तन है उसको और बेहतर कर सकते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का हस्तक्षेप हुआ और जवाबदेही तंत्र को और बेटर मॉनिटरिंग हुई, तो इस प्रकार की चीज़ों AI का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो क्राइम के हॉट स्पॉट हैं या इस प्रकार की चीज़ें तो उनको बेसिस फोकस कर सकें। अच्छा, आपके जुरिडिक्शन कोई कॉम्युनल क्लैश हो गया है और आपको सूचना मिली है, आप SDM है उस इलाके के, और क्या कार्रवाई करेंगे? सर सर्वप्रथम तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उसके विभिन्न पहलुओं को एक प्रकार से अपने स्तर पर चिंतन किया जाए कि आखिर ये समस्या उपजी क्यों है, और अगर उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हो रहे हैं तो संबंधित हितधारक हैं उनके साथ बातचीत करके जिस प्रकार भी पॉसिबल है संवैधानिक दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, और उस पर आगे कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। राइट। जयप्रकाश, स्वामी विवेकानंद से आप प्रभावित हैं, तो ऐसी क्या खास उनमें क्वालिटीज़ थी जो आपको अच्छी लगी और आप अपने जीवन में लेके आ रहे हैं? स्वामी विवेकानंद एक तो युवाओं की शक्ति पर काफ़ी फोकस करते थे, तो वो निश्चित रूप से हमें अभिप्रेरित करते हैं उनके विचार। इसके अलावा उनका जो धर्म को लेके या जो मानवता के लिए जो फोकस था कि भाई जो मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो वो विचार मुझे सर काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा वो शिक्षा के जो जीवन में मतलब गुणवत्ता बढ़ाने वाली हो ऐसी शिक्षा की उन्होंने वकालत की। इसके अलावा प्रशासन में भी हमें उनके मूल्य काफ़ी मदद कर सकते हैं, जैसे सामाजिक समरसता हो, पश्चिम की जो विज्ञान है और ईस्ट का जो आध्यात्म है उसका समन्वय हो, इत्यादि। सर आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, अपने लोगों की जब सेवा करेंगे तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। अब आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपको क्या मेन काम रहेगा? आप किस प्रकार से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, इस सिद्धांत को? जी सर, मैं अभी भी जैसे एक छोटे से पद के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ राजस्थान सरकार में, तो मुझे लगता है सर जैसे हम एक कर्तव्य हमारे निर्धारित किए गए हैं हर पद के साथ, लेकिन इसके साथ कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हम एज ए मानवीय अपना भूमिका निभाते हुए और चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लाभार्थी है और वो इतने शिक्षित नहीं है या अन्य किसी कारण से उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं कि हम उनकी मदद एज ए पद की क्षमता से करें, लेकिन एज ए मानवीय तौर पर हम उनको उस टाइप से इनेबल बना के फिर उनको योजनाओं का लाभ दिलवा सकते हैं। ओके, ठीक है। बिहार में लिकर बैन हो चुका है 2016 से, तो कुछ तो अच्छी बातें हुई हैं लिकर बैन की वजह से, कुछ दिक्कतें भी चल रही हैं। ऐसी दिक्कतें क्या है? पहले तो लिस्ट आउट करिए, 4 इश्यूज़ को बताइए कि क्या क्या है, पॉइंट फॉर्म में बताइए। जैसे अगर दिक्कतों की बात करें तो पहला तो यही तर्क दिया जाता है विद्वानों के द्वारा कि वही रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ऊंचा बोले, आवाज़ ऊंची। रेवेन्यू का लॉस हो रहा है बिहार जैसे संसाधनों की कमी वाले राज्य में, ये एक चिंताजनक बात है। दूसरा सर ये है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि उससे कई बार जहरीली शराब से मृत्यु वगैरह भी हुई हैं, तो इस प्रकार की चीज़ आ रही हैं। तीसरा सर ये है कि ये जो हमारा संविधान एक प्रकार से जो लिबर्टी देता है आर्टिकल 19 के तहत, ये तो वो उससे कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। सर 3 ही याद कर पा रहा हूँ। एक और जो स्मगलिंग वगैरह होना। जी सर, थैंक यू सर।
अच्छा, अभी इनमें से 4 में से पॉइंट में से एक पकड़ लीजिए और बताइए कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम को कैसे हटा सकते हैं, कम किया जा सकता है, कैसे होगा? जी सर। सर अगर स्मगलिंग और इसमें जो लूप होल से जिसके हिसाब से ये घटनाएं आती हैं कि सर जहरीली शराब से मृत्यु हो गई, उसका तो एज ए हम अगर एज ए प्रवर्तन अधिकारी एक प्रकार से उस सेंस में बेहतर प्रवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए कम्युनिटी रिपोर्टिंग को भी आधार बना सकते हैं कि जनता का सहयोग ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बना के कि कहीं पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो और बेहतर प्रवर्तन हो। इसके अलावा सब जैसे कानून प्रवर्तन, जनता की जो कम्युनिटी पॉलिसिंग। इंसरेक्शन एक्ट अमेरिका के बारे में ये है, इंसरेक्शन एक्ट। सॉरी सर। अच्छा, चलिए आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ आपके इलाके में और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, आप वहाँ पे इंचार्ज हैं, एसडीएम हैं, क्या करेंगे? सर प्रथम तो सर मेरा ये रहेगा कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है लोगों को उनको उनकी जीवन बचाने पर प्रथम फोकस होना चाहिए। तो जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी जान बचाई जाए, प्राथमिकता के तौर पे महिलाएं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं। इसके अलावा सर दूसरा मेरा ये रहेगा कि अगर उस जो ट्रेन अगर डिरेल हो गई है जैसे, तो उसको वापस जो स्थापित करने के लिए जिससे और अन्य आवागमन और बाधित नहीं हो, तो उसके लिए जो शुरुआत कर सकते हैं कदमों की, उसकी तरफ फोकस रहेगा। तीसरा सर जो विस्तृत जांच वगैरह है उसके लिए जो उच्च अधिकारी हैं अन्य प्रकार से, उसकी क्यों आखिर ऐसी घटना हुई उसकी जांच के लिए तीसरा स्टेप है। आप कहाँ प्रेजेंट होंगे उस समय? सर मेरा प्रयास रहेगा कि मौके पर भी विजिट की जाए, इसके अलावा जो ऑफिशियल कार्य हैं उनको भी, दोनों को। ऑफिस वहाँ जमा लेती है टेंट बना के अपना, जब रिलीफ हो रहा है तो बजाय ऑफिस में बैठने के अपने, अगर आप उसी साइट पे अपने टेंट में ऑफिस बना लेते हैं, पॉसिबल है? उससे कुछ ज़्यादा अच्छी रिलीफ हो सिस्टम हो सकता है? जी सर, मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है और लोगों को ये भी एक एहसास Confidence दिलाए, रहेगा, एक SDM साहब बैठे हुए। समानुभूति वाले प्रशासन का Okay, संदेश thank देगा। जय प्रकाश जी, ये बताइए कि भारत के इतिहास में बिहार का क्या योगदान है? सर बिहार का इतिहास भारत के इतिहास में आरंभिक काल से ही, जब से इतिहास की धारा उत्पन्न हुई है तब से ही काफ़ी योगदान करता रहा है। चाहे वो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो चिरांद और चाचर जैसे स्थान हैं, चिरांद और चाचर जैसे जो हिस्टोरिकल साइट हैं, तो वो भी इस हिस्टोरिकल प्रोसेस में शुरुआत करती हैं। इसके अलावा फिर मुख्य धारा के इतिहास में देखा जाए तो वैदिक काल में, महाजनपद काल में, या फिर बाद में बौद्ध जैन धर्म का योगदान हुआ। अशोक जो शासक हुए उनका ग्रांड जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, वो उसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक करने में योगदान दिया। इसके अलावा सर मध्यकाल में भी विभिन्न जो क्षेत्रीय वंश थे, कर्नाट इत्यादि, पाल इत्यादि, तो उन्होंने भी एक समृद्ध किया कल्चरली, पॉलिटिकली। इसके अलावा फिर आधुनिक भारत में आए तो गांधी जी के आंदोलनों की शुरुआत वहीं से हुई, चंपारण से। राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण इत्यादि इतिहास में योगदान देते रहे। तो ये बताइए कि बिहार को दो महान धर्म की जननी कहा जाता है। यहाँ से दो महान धर्म स्टार्ट हुए, कौन कौन से वो धर्म थे? सर प्राइमरीली जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो उनके संबंधित कौन कौन स्थल हैं बताइए। सर बौद्ध धर्म में तो वैशाली में तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा राजगीर बौद्ध धर्म से अधिक जुड़ा हुआ है। क्या, और बताते जाइए क्या है वहाँ। जी सर, वैशाली में जो भगवान महावीर का जन्म स्थल है, और जो बुद्ध थे उन्होंने अपना समय बिताया था वैशाली में काफ़ी, विशेषकर जो वर्षा ऋतु होती थी। इसके अलावा जो बोध गया में भगवान जो बुद्ध थे उनको मोक्ष जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी एक प्रकार से।
और इसके अलावा जो राजगीर है वहाँ पर स्तूप आज हैं बौद्ध धर्म के जो रिलेटेड हैं। और महावीर भगवान के कोई जगह? तो याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो ये बताइए कि राजस्थान टूरिज्म से क्या आप कोई सीख आपके मन में आती है जो बिहार में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? मुझे लगता है कि हालांकि ऑलरेडी बिहार सरकार काफ़ी कदम उठा रही है, लेकिन जैसे ये जो इको टूरिज़्म है और रूरल टूरिज़्म है, जो विशेष संस्कृतियाँ होती हैं, तो उसको और बेटरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सर राजस्थान में जैसे कि पर्यटकों की सुरक्षा का कंपैरेटिवली मुझे लगता है बिहार से ज़्यादा फोकस है, तो उसको और इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए एक तो जो गुडविल है उसको बनाने के लिए तो पर्यटक स्थलों पे और बेटरमेंट किया जा सकता है सिक्योरिटी से रिलेटेड। दूसरा एक विश्वास सृजन के प्रयास किए जा सकते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया के प्रयास हुए या फिर जो सामुदायिक नेता या जो इन्फ्लुएंसर टाइप उस टाइप से होते हैं, तो वो इस चीज़ को करें कि बिहार आप बहुत बिहार में कहीं पर्यटन स्थल गए? जी सर, मुझे राजगीर नालंदा जाने का मौका मिला। क्या देखे आप राजगीर नालंदा में? सर सर्वप्रथम तो जो बिहार शरीफ में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं यूनेस्को साइट्स हैं वो बिहार शरीफ में या कोई और जगह है? जिला जो बिहार शरीफ लगता है और उसके पास में जो नालंदा के जो र्यून्स हैं एक प्रकार से, वो भ्रमण करने का मौका मिला था मुझे। अच्छा, तो आप बिहार कैसे गए? राजस्थान से रास्ता बताइए। सर मैं अस्थायी रूप से दिल्ली प्रवास पर था, वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज वाराणसी होते हुए पटना, तत्पश्चात पटना से जो बिहार शरीफ का रेलवे कनेक्टिविटी है उसके माध्यम से वहाँ पहुँचा। फिर लोकली मेरे जो दोस्त थे वहाँ पर, उनके साथ में वहाँ पर भ्रमण किया। वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि बिहार में लैंड सर्वे हुआ था अभी हाल में, तो बताइए कि ये लैंड सर्वे के बारे में कुछ जानते हैं जो हुआ था या नहीं जानते? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि ये 1910 के बाद लगभग ब्रिटिश काल के। अच्छा, नहीं तो क्वेश्चन ये है कि ये लैंड सर्वे की चुनौतियां क्या है? सर थोड़ा सा अनुमान तो नहीं, एक प्रकार से जो हाँ, नहीं अनुमान नहीं पता है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। जयप्रकाश जी, अभी आपका जो फॉर्मल इंटरव्यू समाप्त हुआ। नॉलेज और बढ़ाने की आवश्यकता है ना। जिन चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है तो उसे थोड़ा पॉइंट वाइज उसको तैयारी करने की ज़रूरत है। आपके पास स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ पूछा जाता है तो आप थोड़ा बता के फिर रुक जाते हैं, ठीक है, या उसके बारे में बहुत गहराई से आपको नॉलेज नहीं, इसलिए आप में कॉन्फिडेंस होते हुए भी आप बता नहीं पाते हैं। जबकि आप लैंड से रिलेटेड पटवारी की ड्यूटी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको तो ऐसे भी मतलब इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, एंड कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि आप राजस्थान के उस पे हैं तो बिहार में भी ये सारे प्रॉब्लम है, तो दोनों में क्या चैलेंजेस है, ठीक है, वहाँ और क्या ज़रूरत है सुधार करने की, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा बाकी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज क्या हैं, बिहार जो है वो बॉर्डर है नेपाल का, उसके अलग से सुरक्षा संबंधी कई चीज़ें हैं, प्लस कोई जैसे आपको सिचुएशन पूछा गया आपको तो उसमें थोड़ा तरतीब ढंग से स्टेप बाइज, सो दैट कोई स्टेप छूटे नहीं। प्रशासन है, हम करेंगे जाके से नहीं होगा ना, आपके तंत्र होते हैं प्रशासन के, उसमें कई कोऑर्डिनेट करने पड़ेंगे, कई एजेंसीज हैं, तो ये सब एक ओवरऑल नॉलेज जो है तो एक प्रशासनिक अधिकारी को आना चाहिए। और आपका जो रिस्पांस क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तो आपको रिस्पांस देखा जाता है। तो नॉलेज बिहार से रिलेटेड, बिहार के सारे स्कीम्स एंड जनरल अवेयरनेस जो है इसकी बढ़ाने की आवश्यकता। जयप्रकाश, आपकी ड्रेस ठीक है, ड्रेस इज़ ओके, अवेयरनेस लेवल काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, बात को ठीक से कह पाते हैं।
लेकिन कुछ सेंटेंसेस को आप अवॉइड कर सकते हैं, वो बेहतर होगा। अगर रेवेन्यू की बात की जाए, कहीं ना कहीं इन शब्दों की ज़रूरत नहीं है, सीधा बोलिए जो बोलना है आपको। अच्छा, इंथ्यूजियाज़म लेके आइए आप, थोड़ा सा जोश के साथ थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत धीमे धीमे आराम से बात कर रहे हैं। और मॉड्यूलेशन लाइए आवाज़ में, थोड़ा सा उतार चढ़ाव, कहीं मोनोटोनस ना होने पाए, इसका ख्याल कर लीजिए आप। बाकी ऊंचा बोलना है हमने, आवाज़ जो है थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए ताकि सबको सुनाई दे सके आप क्या कह रहे हैं। बाकी ठीक है आपका। 2-3 सलाह हम देंगे आपको। तैयारी करने के लिए पहले तो एक लिस्ट आप बना लीजिए, उसमें 99% फोकस आप रखिए बिहार, ठीक है। थोड़ा सा बिहार और राजस्थान में कंपैरिजन, ठीक है, टूरिज्म, लैंड और इकोनॉमी जो भी, क्योंकि पूछ सकते हैं क्योंकि आप बाहर के, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बजट पेश होगी उससे भी आप निकाल लीजिए। कुछ आपका है 31 से, नहीं उसके पहले ही आपका है 31 तारीख को है ना, तो हो सकता है उस समय तक इकोनॉमिक सर्वे वगैरह कुछ निकला हो। हाँ, तो उससे रिलेटेड क्या है बिहार की सिचुएशन, कुछ उसके बारे में जानकारी रख लीजिए। और तैयारी करने का तरीका ये है कि एक इशू उठाइए A4 शीट में, जैसे ये है, और बुलेट पॉइंट्स से तैयारी करनी है, लंबा लंबा नहीं, बुलेट पॉइंट से। और उसमें मुख्य रूप से 2-3 भाग होने चाहिए। अब जैसे इशू क्या है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, ताकि कन्विंस हो जाए कि आप इशू को जानते हैं। फिर उसकी चुनौतियां क्या है, बुलेट पॉइंट्स 1 2 3, लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं। फिर सरकार की क्या नीतियां हैं, योजनाएं हैं, 1 2 3, जो मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वही देना है। और फिर आपका क्या विचार है, आपका क्या सुझाव है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे मैंने बोला कुछ राजस्थान से लाइए यहाँ, है ना। तो उस तरह से प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा ऊर्जा दिखाएंगे, एक्साइटमेंट दिखाएंगे, तब जा कर के लगेगा कि हाँ आप ऑफिसर हैं जो कि इनको प्रमोट करके SDM और DM बनाया जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है राजस्थान से बहुत कम लोग होंगे शायद वहाँ, यूपी से तो काफ़ी होते हैं, तो कुछ भारत के है ना। जी सर, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है सर एक चीज़ और, जैसे मैं IAS के इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ और अभी JRF भी जैसे मैंने की है और जॉब तो है ही, तो सर इनमें से तीनों को रखना चाहिए कैसे क्या, क्योंकि इससे क्या है, JRF की है जैसे तो एकेडमिक, फिर वो काउंटर क्वेश्चंस जैसे भाई एकेडमिक में क्यों नहीं जा रहे हो, ये पटवारी में क्यों, ये तो कब कम है उस हिसाब से तो ऐसे कुछ काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं वहाँ जैसे। कुछ नहीं है सब, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, ठीक है, बस ठीक है। थैंक यू सर।